the man who founded RNAW, the NSG, JIC, FSRB, PARS, and ARC, the strategist behind the annexation of Sikkim and the 1971 partition of Pakistan. To his friends, he was simply Ramji, an intensely private Kashmiri Pandit who was deeply connected to his ancestry, his culture, and issues of his community. Despite his power, he never gave an interview and was rarely photographed. He led an elite group known as the Cowboys, and he himself mastered 5 languages: Hindi, English, Urdu, Persian, and Punjabi. Meet R.N. Kao, the man who shaped India's intelligence and lived by one mantra: सहूलियत मत दो, नमूने बन जाओ. R.N. Kao का जन्म 10 मई 1918 को वाराणसी में होता है, एक कश्मीरी पंडित फैमिली में, जो कि बहुत ही पहले श्रीनगर से माइग्रेट होकर वहां पर आ चुकी थी. लेकिन R.N. काओ जब सिर्फ 5 या 6 साल के होते हैं तब उनके फादर की डेथ हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता है उनकी फैमिली के लिए. इस टाइम में उनके अंकल त्रिलोकीनाथ काओ पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं R.N. काओ. त्रिलोकीनाथ काओ जो कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं R.N. काओ की एजुकेशन और उनकी केयर की. और उनके साथ साथ R.N. काओ की जो मम्मी होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं R.N. काओ के साथ. अब होता ये है कि R.N. काओ जब 11 साल के होते हैं तो वो 54 kgs के होते हैं, और इसकी वजह से स्कूल में काफ़ी उन्हें बुली किया जाता है. और वैसे भी R.N. काओ काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव नेचर के होते हैं, और इस सब बुली वगैरह होने की वजह से वो और ज़्यादा प्राइवेट पर्सन बन जाते हैं. लेकिन इस सब के बावजूद भी, इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग. उनकी अर्ली स्कूलिंग होती है हिल मेमोरियल हाई स्कूल से, और उनकी सेकेंडरी स्कूलिंग होती है थियोसॉफिकल हाई स्कूल से. इसके बाद वो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, पर्शियन और इंडियन हिस्ट्री में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इन 1936. इसके बाद R.N. काओ मास्टर्स करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन द ईयर 1938. इसके बाद वो LLB भी करते हैं, लेकिन जो ये वकालत की पढ़ाई है, LLB की पढ़ाई है, वो 1 ही साल करते हैं और 1 साल बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं. उसका रीज़न हम आगे वीडियो में देखेंगे. R.N. काओ लॉ की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि वो अपेयर हुए होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, जिसे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, और वो 1940 इस ईयर में ज्वाइन करते हैं इंडियन इम्पीरियल पुलिस. जब R.N. काओ ज्वाइन करते हैं पुलिस को, तो उनकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो ब्रिटिश उनके कॉलीग्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा तमीज़दार होंगे, रिफाइंड होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. होता है इसका बिल्कुल ही उल्टा है. वो ये देखते हैं कि वहाँ पे जो ब्रिटिश कॉलीग्स हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं इंडियन ऑफिसर्स के साथ. उनके खाने का तक मजाक उड़ाते हैं, उनके हर कदम पर नज़र रखी जाती है. जितने भी इंडियन ऑफिसर्स हैं उनके हर कदम पे नज़र रखी जाती है. इसके साथ साथ जो ब्रिटिश कॉलीग्स होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि R.N. काओ शराब नहीं पीते हैं. और इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि हर एक ऑफिसर, द पायनियर या द स्टेट्समैन, यही 2 अखबार हैं जो वो पढ़ेंगे, यही 2 न्यूज़पेपर हैं जो वो पढ़ेंगे. इसके अलावा कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे. ये दोनों न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे, लेकिन फिर भी R.N. काओ इंडियन न्यूज़पेपर ही पढ़ते थे. R.N. काओ की पहली पोस्टिंग होती है कानपुर में एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट. इसके बाद जब IB रीऑर्गेनाइज हो रही होती है अंडर B.N. मुलिक, उस वक्त खुद B.N. मुलिक उन्हें चुनते हैं रिक्रूट करने के लिए IB में, और R.N. काओ आज़ादी के बाद पहले हिंदू ऑफिसर बनते हैं जो IB का हिस्सा बने. इसके साथ साथ एक और बात है यहाँ पे कि जब वो रिक्रूट होते हैं IB में, तब इंडिपेंडेंस की ईव होती है. 1947 में इंडिपेंडेंस की ईव पे वो रिक्रूट होते हैं IB, और R.N. काओ को जिम्मेदारी मिलती है PM नेहरू की सिक्योरिटी की. 11 अप्रैल 1955 को एक एयर इंडिया का प्लेन कश्मीर प्रिंसेस जा रहा होता है हांगकांग से जकार्ता की तरफ बहुत से डेलीगेट्स को लेकर, जिसमें बहुत से चाइनीज ऑफिशियल्स और जर्नलिस्ट थे. ये सब जा रहे थे बैंडंग कॉन्फ्रेंस के लिए. अब इस फ्लाइट को लेने वाले थे चाइनीज प्रीमियर जू इनलाई, लेकिन वो किसी रीज़न से इस फ्लाइट को ले नहीं पाते. अब होता कुछ ऐसा है कि ये जो फ्लाइट है ये रास्ते में हवा में ही एक्सप्लोड हो जाती है, एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है इस फ्लाइट में, और ये फ्लाइट पैसिफिक ओशन में जाकर डूब जाती है. इस फ्लाइट में टोटल 16 लोग जो है मर जाते हैं और 3 ही लोग जिंदा बच पाते हैं.
अब क्योंकि ये प्लेन इंडियन था तो जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है और इंटेलिजेंस है उस पर बहुत प्रेशर था कि ये पता लगाए ये हुआ कैसे, बहुत क्रूशल केस था ये। तो बीएन मुलिक और पीएम जवाहरलाल नेहरू ये जिम्मेदारी जो है वो देते हैं आर एन काओ को कि आप जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि हुआ क्या। तो आर एन काओ सबसे पहले जाते हैं हांगकांग और वहां पर जाकर वो जो 3 क्रू मेंबर्स इस प्लेन क्रैश में बच गए थे उनका वो इंटरव्यू लेते हैं। अब और एक चीज़ होती है कि जो आर एन काओ है उन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है पीएम नेहरू को कि एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वो आर एन काओ को मिलवाते हैं चाइनीज़ प्रीमियर जू इनलई से। और जब आर एन काओ उनसे मिलते हैं तो वो उन्हें सब कुछ बताते हैं कि कैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और कैसे ये बॉम्ब फटा। ये सारी बातें सुनकर जो चाइनीज़ प्रीमियर है वो आर एन काओ से ये बात कहते हैं कि ये जो सारी बातें आपने मुझे बताई हैं ये सारी बातें आप ब्रिटेन को मत बताना। और वहाँ से ब्रिटेन का ये कहना होता है कि हांगकांग हमारी टेरिटरी में आता है और जब ये हमारी टेरिटरी में आता है तो आपको हमें बताना चाहिए कि हुआ क्या था। एक तरफ से चाइना कह रहा होता है कि ब्रिटेन को मत बताओ और ब्रिटेन कह रहा होता है हमें बताओ। तो इस सिचुएशन को बैलेंस करने का काम करते हैं आर एन काओ, बेसिकली एक मीडिएटर का काम करते हैं वो चाइना और ब्रिटेन के बीच में। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ भी सामने आती है कि बॉम्ब प्लांट करने वाला ताइवान से था जो कि एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर था। वो ये बात भी कंफर्म करता है कि उसका जो टारगेट है वो जू इनलई था और इस बात के लिए उसे एक मोटी रकम भी मिली थी। इन्वेस्टिगेशन से इंडिया ये बात साबित कर देता है कि इंडिया सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस को हैंडल तो कर सकता है, उसके साथ साथ अपना जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के साथ अच्छा भी रख सकता है। और इस सब के बाद आर एन काओ को एक लेटर भी लिखते हैं चाइनीज़ प्रीमियर उनकी तारीफ करते हुए। पीएम नेहरू को इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है आर एन काओ पर कि जब घाना को आज़ादी मिलती है 1957 में और वहाँ के जो पीएम है वो रिक्वेस्ट करते हैं पीएम नेहरू से कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्टेब्लिश करा जाए। तो इस काम के लिए पीएम नेहरू जो है आर एन काओ को भेजते हैं। आर एन काओ घाना में जाकर वहाँ पे FSRB को इस्टेब्लिश करते हैं जो कि वहाँ की एक्सटर्नल एजेंसी को हैंडल करे, ट्रेनिंग से लेकर स्ट्रक्चर तक सारा काम वो यहाँ पर करते हैं। इसके साथ साथ वो स्पेशल ब्रांच को भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं घाना में जो कि वहाँ की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को सिक्योर रख सकते। साथ साथ 1961 में जब क्वीन एलिजाबेथ यहाँ इंडिया में आती हैं तो जो उनकी सिक्योरिटी है उसका भी जिम्मा दिया जाता है आर एन काओ को, क्योंकि पीएम नेहरू को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है आर एन काओ पर और वो कई बार अपनी काबिलियत को प्रूव भी कर चुके होते हैं। तो उनका जो सिक्योरिटी का काम है यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ की सिक्योरिटी का काम होता है वो दिया जाता है आर एन काओ को। और होता कुछ ऐसा है कि वो देखते हैं कुछ शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो क्वीन एलिजाबेथ की तरफ आ रहा है और वो एकदम उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बुके होता है। अब ये चीज़ देखने के बाद क्वीन जो है वो पलटती हैं और वो कहती हैं आर एन काओ से कि तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकते हो। अब बात करते हैं 1962 की वॉर के बारे में। होता ये है कि चाइना इंडिया पर अटैक कर देता है और इंडियन इंटेलिजेंस को इस बात की कोई खबर ही नहीं होती है। ये एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है जिसकी वजह से हमारे बहुत से जवान भी शहीद होते हैं और उसके साथ साथ हम 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन भी खो देते हैं। इंडिया ये बात रियलाइज़ करती है कि इंटेलिजेंस फेलियर इस वजह से हुआ क्योंकि आईबी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इंटेलिजेंस को हैंडल कर रही है और हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं। अब क्योंकि इंडिया ये बात समझ चुका था कि इंडिया को अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है तो इसकी जिम्मेदारी दी जाती है आर एन काओ। 19 नवंबर 1962 इस दिन पीएम नेहरू 2 लेटर्स लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट केनेडी को, जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एक मॉडर्न रेडार सिस्टम दिया जाए और उसके साथ साथ 12 स्क्वाड्रन फाइटर जेट भी दिए जाए। और इसके साथ साथ वो इस बात की भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें उड़ाने के लिए अमेरिका से ही पायलट्स भेजे जाएं जब तक कि इंडियन जो पायलट्स हैं वो इन्हें उड़ाने के लिए ट्रेन ना हो जाए। कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सब रिक्वेस्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने USS किटी हॉक इसे बे ऑफ बंगाल में भेजने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया पहुंचती है और CIA ऑफिशियल्स और IB चीफ बीएन मुलिक आपस में बातचीत करते हैं और 1 दिन के बाद सीज फायर डिक्लेयर होता है। लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स और अमेरिकन ऑफिशियल्स ये बात डिसाइड करते हैं कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना, इसीलिए IB के अंडर SFF और ARC बनाया जाता है। ARC को हेड करते हैं आर एन काओ और आर एन काओ CIA के साथ मिलकर 2 साल तक काम करते हैं ARC को स्ट्रॉन्ग करने के। लेकिन 1965 में फिर से एक अटैक होता है इंडिया के ऊपर जो कि पाकिस्तान करता है और कश्मीर के थ्रू काफ़ी सारे उनके सोल्जर्स इंडिया में घुस जाते हैं।
इंडिया डिफेंड तो कर पाता है, लेकिन फाइनली यूएस सीज फायर डिक्लेयर करता है। अगेन ये एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है, क्योंकि अगेन इस हमले के बारे में इंडियन इंटेलिजेंस को कोई खबर ही नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ पाकिस्तान करने वाला है। और इसके अगले साल यानी कि 1966 में पीएम बनती हैं इंदिरा गांधी, और उनका ये मानना होता है कि इंडिया को एक बेटर इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़रूरत है, और इसका काम वो देती हैं आर.एन. काव को। आर.एन. काव को वो ये जिम्मेदारी देती है कि वो एक बेटर इंटेलिजेंस एजेंसी बनाए। आर.एन. काव RNAW को इस्टेब्लिश करते हैं 21 सितंबर 1968 में, कुछ मंथ्स की इंटेंसिव प्लानिंग के बाद। वो स्टार्ट करते हैं 250 ऑफिसर्स की टीम से, जिनके लिए वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी ऑब्जर्व करते हैं। हर एक ऑफिसर की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को वो ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जाके वो 250 ऑफिसर्स की टीम बनाते हैं, जिन्हें काउ बॉयज़ करके बुलाया जाता है। और ये जो 250 ऑफिसर्स की टीम थी, ये IB के स्टाफ में से थे। काउ, often described as ruthless and razor sharp, was slated to become one of the main architects behind East Pakistan's breakaway from Pakistan to become Bangladesh in 1971. The war that made RNAW. इस बुक में अनुषा, नंदा कुमार और संदीप साकेत हाईलाइट करते हैं about the kind of networks that R.N. Kao had through the words of चेयरमैन ऑफ जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी KN दारूवाला। और KN दारूवाला के एग्जैक्ट वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस बुक में आगे ये बातें भी बताई गई हैं कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स R.N. काव ने अपने नेटवर्क को बिल्ड किया था, और वो किस तरीके से सोच रहे थे कि इस नेटवर्क को वो आगे जाकर यूज़ करने वाले हैं। R.N. काव ने बहुत ही अच्छे से अपने नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश किया था, अपने एक्सटेंसिव नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश किया था, और उसकी वजह से वो ये इन्फॉर्मेशन जान पाते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन चल रही है, और इस इंटेल को वो पता लगा पाते हैं अपने नेटवर्क्स की वजह से। अप्रैल 1969 R.N. काव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेल को नोट करते हैं, और वो ये होता है कि वो ये देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान पे कुछ तो इंटेंसिफाई हो रही है मूवमेंट, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, यानी कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा इस मूवमेंट के लिए, और इसे सप्रेस करने के लिए शायद फोर्स का यूज़ हो या आर्मी का यूज़ हो। तो R.N. काव का ये सुझाव होता है कि इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बंगाल राइफल्स का सपोर्ट आए और वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस तक डिक्लेयर कर दें। अंडर R.N. काव, RNAW helped in the liberation of Bangladeshi forces, the Mukti Bahini, to agitate against the West Pakistanis military जुंटा, पॉलिटिकल एंड एथनिक डोमिनेशन। कहा जाता है कि RNAW ने कुछ 1 लाख लोगों को ट्रेन किया, और इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में एक तीसरी जंग भी हो। बात करते हैं R.N. काव के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्टिक के बारे में, जो उन्होंने तब यूज़ किया जब उन्हें इस बारे में पता चला कि आर्मी पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान वाया एयर रूट्स। R.N. काव, द चीफ ऑफ रॉ, उन्होंने ये बात प्लान करी कि 1971 जनवरी में एक प्लेन जो है वो ट्रैवल करेगा श्रीनगर से लाहौर में जाके बेसिकली वो हाईजैक हो जाएगा। एक ऐसा उन्होंने प्लान बनाया, और जब वो प्लेन हाईजैक होगा तो जो 26 पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे होंगे उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा, और प्लेन को आग लगा दी जाएगी। हाईजैकिंग जिस तरीके से प्लान करी जाती है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से होती है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जो भी फ्लाइट्स जा रही होती है उन्हें बैन कर देती है, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान है उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली जो रूट बैन किया जाता है उस रूट से ट्रांसपोर्टेशन ईजियर थी एज कम्पेरिजन टू जो कोई और रूट उन्हें लेना पड़ता, और पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है इस वजह से, और पाकिस्तान को काफ़ी भारी नुकसान होता है। और वो भारी नुकसान क्या है, ये फ़ोटो आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर, हम सबको पता है वो भारी नुकसान क्या था। बांग्लादेश बनता है और 93,000 इतने सारे लोग मास सरेंडर करते हैं, और इसके पीछे किसकी प्लानिंग थी? R.N. काव की। और R.K. यादव, एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर, इस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 1972 में CIA को बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स मिली होती हैं जिसमें ऐसा होता है कि इंडिया के पास या तो ये कैपेबिलिटी है कि वो एक न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड करेंगे, या तो वो करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 1974 मई के महीने में इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट करता है पोखरन राजस्थान में, और ये एक सरप्राइज की तरह आता है बहुत सी कंट्रीज के लिए, स्पेशली US के लिए। R.N. काव was operating with the scientists on
द ऑपरेशंस ऑफ सिक्योरिटी मैटर्स। इस बात का पूरा श्रेय आर.एन. काओ को जाता है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये अंडर रैप्स रहता है, किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलता और कोई भी कंट्री इसमें अपनी टांग नहीं घुसाती है। फाइनली पाकिस्तान 1 बजे इस न्यूज़ के बारे में ब्रॉडकास्ट करता है और पूरी दुनिया को पता चलता है कि क्या हुआ है, इंडिया ने क्या किया है। पूरे प्रोग्राम की सीक्रेसी मेंटेन करना और किसी भी नेशन को ना पता चले कि क्या हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं आर.एन. काओ करते हैं और सक्सेसफुली इंडिया अपना पहला जो एक्सप्लोजन है वो कर पाता है। तो अगेन आर.एन. काओ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये। लेकिन इसके बाद होता कुछ खराब है। 1975 इस साल के जून के महीने में इंदिरा गांधी इम्पोज कर देती है इमरजेंसी। बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फाइनली 1977 में वो इमरजेंसी को लिफ्ट करती हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और मोरारजी देसाई पावर में आ जाते हैं, वो पीएम बन जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो जेल से बाहर निकलते हैं तो उनका ऐसा मानना होता है कि आर.एन.ए.डब्ल्यू का गलत यूज़ करा है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स के साथ। आर.एन. काओ जो कि एज रॉ चीफ वैसे भी एक्सटेंशन पर थे, मोरारजी देसाई उन्हें लीव पर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा शक होता है, वो सस्पेक्ट करते हैं कि इमरजेंसी में इंटरनल इंटरफेरेंस जो है वो आर.एन. काओ की थी, ऐसा सस्पेक्ट वो करते हैं। चरण सिंह जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे वो एक कमेटी बनाते हैं जिसका हेड वो रखते हैं एसपी सिंह को। इस कमेटी का काम ये था कि वो इस बारे में पता लगाए कि आर.एन.ए.डब्ल्यू का क्या इन्वॉल्वमेंट था देश के इंटरनल अफेयर्स को लेकर। 1975 से 1977 जब ये इमरजेंसी थी तो इस टाइम पे देश के इंटरनल अफेयर्स में क्या काम था, क्या इन्वॉल्वमेंट था आर.एन.ए.डब्ल्यू का। अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है और आर.एन.ए.डब्ल्यू को क्लीन चिट मिलता है और ऑब्वियसली आर.एन. काओ को भी एक क्लीन चिट मिलता है, कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलती, क्लीन चिट मिल जाता है। 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से पावर में आती हैं तो फिर वो आर.एन. काओ को फिर से बुला लेती है उनकी रिटायरमेंट से। हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी तो हम कैसे भूल सकते हैं सिक्किम को। सिक्किम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया और चाइना के बीच में और इसे बहुत टाइम से इंदिरा गांधी वैसे भी चाहती थी कि वो वापस से इंडिया का पार्ट बन जाए और इसके लिए कौन उनकी हेल्प करता, आर.एन. काओ। सिक्किम के जो रूलर थे उनके और जो लोकल पॉपुलेशन थी सिक्किम की, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे जो कि रूलर हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, जो कि रूलर के कंट्रोल से ही बाहर थे। आर.एन. काओ ने क्या किया, आर.एन. काओ ने हर तरीके की हेल्प लोकल पॉलिटिशियंस को दी, जो कि सिक्किम के लोकल पॉलिटिशियंस थे उनको हर तरीके की हेल्प आर.एन. काओ ने दी और फिर वो इलेक्शंस जीत गए और साथ ही साथ जो सिक्किम है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। बिना किसी खून खराबे के इंडिया का 22nd स्टेट बना। ये एक और मास्टर स्ट्रोक था आर.एन. काओ का। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद आर.एन. काओ मॉरल ग्राउंड्स पर रिजाइन कर देते हैं। आर.एन. काओ अपने भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज थे और जब आर.एन. काओ के भाई को हार्ट अटैक आता है तो आर.एन. काओ हॉस्पिटल जाते हैं अपने भाई को देखने के लिए। लेकिन जब वो अपने भाई को देखते हैं तो उनसे उनकी हालत बर्दाश्त नहीं होती, वो टॉलरेट नहीं कर पाते अपने भाई की हालत और उसी वक्त ऑन स्पॉट उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाता है। दोनों ही भाई सेम डेट को अपनी आखिरी सांसें भरते हैं। उन दोनों की डेथ हो जाती है 20 जनवरी 2002 को। In the shadows of history, R.N. Kao operated under a simple but profound belief: knowledge is power. But for the man who built India's intelligence, knowledge was never about ego, it was about survival. He often advised his team, सहूलियत मत दो, नमूने बन जाओ, and an example he was. चाहे पाकिस्तान के 2 हिस्से करके बांग्लादेश बनाना हो, चाहे फिर बात हो सिक्किम को वापस से इंडिया में जोड़ने की, आर.एन. काओ ने मॉडर्न इंडिया की डेस्टिनी को शेप किया है। आर.एन. काओ एक कश्मीरी पंडित थे जो अपने रूट्स से जुड़े हुए थे। बिहाइंड द क्लोज डोर्स वो एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। सुबह के 9 बजे वो ब्रेकफास्ट करते, 1:30 पे लंच करते और रात के 9 बजे वो डिनर करते। उनका स्केड्यूल हमेशा फिक्स था, एक डिसिप्लिन लाइफ वो जीते थे। उन्हें हॉर्सेस रेस करने का बहुत शौक था, वो डॉग्स भी पालते थे क्योंकि वो एक एनिमल लवर थे। खुद तो वो एक टी टॉटलर थे लेकिन वो अपने जो उनके गेस्ट्स हैं या दोस्त हैं उन्हें सबसे महंगी और अच्छी वाइन सर्व करते थे। उन्हें स्कल्पटिंग का भी शौक था, आर्ट कलेक्ट करने का शौक भी था और इसके साथ साथ उन्हें क्लॉक्स रिपेयर करने का भी शौक था। आर.एन. काओ को एक प्राइवेट ज़िंदगी जीना पसंद था। वो इंटरव्यूज़ देना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इवन उन्हें फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाना भी पसंद नहीं था। वो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहते थे, उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्राइवेट ज़िंदगी उन्हें पसंद थी। उनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड था अपनी फैमिली से, अपनी बेटी से, अपनी वाइफ से, अपने भाई से। एक जॉइंट फैमिली में वो रहते थे। आर.एन. काओ डिडंट जस्ट क्रिएट एन एजेंसी, ही क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस।
आज जब हम इंडिया के मैप की तरफ देखते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स को देखते हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि हम उन्हें देखें, लेकिन उनके ही विजन की वजह से आज हम बेफिक्र होकर सोते हैं। इसके साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं आर्यन काऊ के बारे में तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सोर्सेज दे रखे हैं, आप वहाँ से उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इन सोर्सेज से मैंने भी पढ़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई थी, तो आप खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें इन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।